Assalamu alaikum dear students. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट मेथड्स। तो उस वाले टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन अगर तो आप मुझे कह सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है उस टॉपिक? No, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. सो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन exerted by liquids and gas। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डिस्कस करने से पहले हमें एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। बोलिए, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड हम किसको कहते हैं? इर्तिका, रोल नंबर 1। हादिया, आप बोलिए। Ma'am, जी, व्हाट इज फ्लूइड? ma'am, liquid या gas. Or we can say those substances which are able to flow easily। ठीक है, जो easily flow कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड्स जो है उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, यानी उनकी मतलब कोई शेप, डेफिनेट शेप नहीं होती है उनकी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे लिक्विड और गैसेस जो है दे आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स बिकॉज दे कैन फ्लो इजिली, क्योंकि वो इजिली फ्लो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स तो फ्लो नहीं कर सकते ना, तो लिक्विड्स और गैसेस की जो शेप फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो वो इजिली फ्लो कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे मोस्ट कॉमन लिक्विड जो हमारे पास मौजूद है दैट इज, व्हाट इज दैट? Water. वेरी गुड, दैट इज वाटर। सो वी कैन से वाटर इज अ फ्लूइड। ठीक है, या इसी तरह अगर हम मोस्ट कॉमन गैस अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें दैट विल बी एयर। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो एयर को भी हम एज अ फ्लूइड कंसिडर करेंगे। ठीक है, वाटर एंड एयर दे बोथ आर फ्लूइड्स। सो वी कैन से वाटर एंड एयर आर द मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स। ठीक है, अब जो हम परसों से पढ़ रहे थे फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट एक इस फ्लूइड से मूव करेगा। ठीक है, मूव्स थ्रू दिस फ्लूइड वेदर इट इज लिक्विड और इट इज गैस। ठीक है, या वाटर हो या एयर हो, जब कोई ऑब्जेक्ट इसके थ्रू जाता है तो वहां पर एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऑपोजिशन हो जाती है उस मोशन की, तो उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? सो वी कैन से देयर इज फ्रिक्शन व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. अब आप बोलोगे फ्रिक्शन कैसे होता है? हमने तो वो फ्रिक्शन पढ़ा था ये स्लिपिंग वगैरह का, जब हम वॉक करते हैं तब कैसे हम फ्रिक्शन को प्रिवेंट वगैरह कर सकते हैं, वो चीजें। लेकिन ये एयर और वाटर में कैसे फ्रिक्शन हो सकता है? ठीक है, एयर जो है, देखिए एयर बहुत लाइट और थिन होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करता है ऑब्जेक्ट्स पे जो इसके थ्रू गुजरते हैं। ठीक है, यानी ये इनको अपोज करता है, इनके मोशन को अपोज करता है। जब एक ऑब्जेक्ट एयर के थ्रू पास होता है, जब एक ऑब्जेक्ट एयर के थ्रू मूव करता है, तो ये उस ऑब्जेक्ट को
पुश करता है, ठीक है। ये ये जो एयर है ये इसको पुश बैक करता है इस ऑब्जेक्ट को, यानी इसको पीछे धकेल देता है। अगर वो आगे जाना चाहता है, मैंने परसों भी कहा था, फ्रिक्शन जो है वो उसकी जहां से मोशन होती है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट एयर के थ्रू जा रहा है तो एयर जो है वो इसको रेजिस्टेंस दिखा रहा है, फ्रिक्शन दिखा रहा है वहां से, यानी इसको अपोज कर रहा है, पुश बैक कर रहा है वापस। तो यही जो पुश, ये जो एयर पुश कर रहा है एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे, ये वहां पर एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। यानी वो मूव नहीं कर पाता है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो एयर जो है वो एक्सर्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स किन पे, कार्स पे, बसेस पे, एरोप्लेन्स पे, या रॉकेट्स, बर्ड्स वगैरह जो भी हवा में मूव करते हैं या फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो उन पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, तो वो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वाटर जो है या दूसरा कोई लिक्विड जो है, एक सेकेंड, तो इसी तरह ये जो वाटर है या कोई और लिक्विड जो है वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है उन ऑब्जेक्ट्स पे जो उसके थ्रू पास होते हैं और उनकी मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट वाटर के थ्रू जाता है तो वाटर जो है वो उसको पुश करता है, ठीक है, यानी ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है, इसको पुश बैक करता है इस ऑब्जेक्ट को। यानी अगर वाटर में एक ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन पानी जो है वो उसको पुश बैक पीछे कर रहा है, दैट इज ये एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है वहां पर, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो वाटर जो है वो आप फ्रिक्शनल फोर्स किन ऑब्जेक्ट्स पे एक्सर्ट कर सकता है, जैसे बोट्स है, शिप्स है, सबमरीन्स है, फिशेस वगैरह जो है उनमें, यानी यही तो पानी के थ्रू पास करते हैं, तो इन पे भी क्या हो सकता है, इन पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, वाटर इन पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. फिर से समझाओ। No, ma'am. तो हमें इस डिस्कशन से क्या पता चला, जो मैंने आपको अभी बोला, हमने देखा, हमने कंक्लूड किया दैट एयर एंड वाटर जो है वो दोनों ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो उनके थ्रू पास होता है। तो यहाँ पर हमने देखा एयर एंड वाटर जो है वो दोनों ही क्या है, यहाँ पर वो है फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं फ्लूइड्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे जो उनके थ्रू पास होता है, तो फ्लूइड्स भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आती है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड वेदर दैट इज एयर और वाटर इज कॉल्ड ड्रैग और ड्रैग फोर्स। तो हम कह सकते हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक फ्लूइड एक्सर्ट करता है, फ्लूइड एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, तो उसको हम, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम ड्रैग कह सकते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड? ड्रैग और ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो ड्रैग एक्चुअल में इट्स अ काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूइड एक्सर्ट करता है, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है और उसको स्लो डाउन करता है जो उसके थ्रू जाता है, और उसकी स्पीडिंग अप जो होती है वो हार्डर हो जाती है, यानी वो चाहता है कि वो स्पीड अप हो जाए, यानी वो अपनी स्पीड बढ़ाए, लेकिन वो नहीं कर पाता है। वैसे क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको वहां से फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक समझ आया ड्रैग किसको कहते हैं, किसको कहते हैं ड्रैग? अब Friction exerted by water or air. ठीक है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? सबा रोल नंबर 12, सबा रोल नंबर 12, हैदर अली रोल नंबर 4,
जी यहाँ कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स जो है वो हमेशा किस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जहां से ऑब्जेक्ट की मोशन होगी वो उसके ऑपोजिट इसमें एक्ट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। सो हम कह सकते हैं ड्रैग जो है ये स्लो डाउन करता है एक ऑब्जेक्ट को और उसकी स्पीड को हार्डर बनाता है, यानी वो चाहता है कि उसकी स्पीड बढ़ जाए लेकिन वो हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उसके लिए उसकी स्पीड बढ़ाना। ठीक है, अगर अब हम देखेंगे इसकी कुछ एग्जाम्पल जो ड्रैग फोर्स की है, अगर एयर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, यानी ड्रैग फोर्स तो होता है लेकिन एयर रेजिस्टेंस जो एयर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, या हम देखेंगे एरोप्लेन जो एयर में फ्लाई करता है ना, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो जाता है, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाता है, यानी ड्रैग फोर्स क्रिएट हो जाता है वहां पर। वो कौन क्रिएट करता है, एयर क्रिएट करता है वहां पर जो तो एरोप्लेन में हम एक वो एरोप्लेन की एक एग्जांपल लेंगे जहां पर ड्रैग फोर्स एक्सर्ट होता है। और वाटर की अगर हम बात करेंगे वहां पर देख सकते हैं स्पीड बोट वगैरह होता है, बोट्स होता है, फिशेस वगैरह होते हैं, तो जो जल्दी जल्दी सी या वाटर में मूव करते हैं तो वहां पर भी उनको एक फोर्स आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाती है, दैट इज नोन एज ड्रैग। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. ओके, अब जो फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग हम जिसको कहते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। पहले ही हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। ठीक है, कितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उस हिसाब से जो फ्रिक्शनल फोर्स है या ड्रैग जो है वो इस पे एक्सर्ट होगा। और दूसरा हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की शेप क्या है। ठीक है, जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट की शेप होगी, जैसे मैंने परसों बोला था आपको, फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस और इंक्रीज हो जाता है, जब हम रफ सरफेसेस को उनकी सरफेस को ज्यादा रफ बनाते हैं तो फ्रिक्शन खुद ब खुद ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जितना हम स्मूथ बनाएंगे उतना ही वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है ड्रैग का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, तो वो कैसे हम देख सकते हैं, वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। पहला ही स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड होगी उस हिसाब से देखते हैं, उस हिसाब से ड्रैग एक्सर्ट होता है। दूसरा जो है दैट इज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कैसी शेप है वो हम आगे देखेंगे, उस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा जो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का साइज कितना होगा उस पर भी ड्रैग डिपेंड करता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। और चौथा जो है दैट इज नेचर ऑफ द फ्लूइड, यानी विस्कोसिटी। ठीक है, यानी थिकनेस कितनी है फ्लूइड की, कितना गाढ़ा है, ठीक है, पतला है, गाढ़ा है, कैसा है, तो उस हिसाब से भी जो है मैग्नीट्यूड जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, पहला जो मैंने बोला था यहाँ पर दैट इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, उस फ्लूइड से मूव कर रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है एक हायर स्पीड पे, से फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर पर आवर, तो इसको फेस करना पड़ेगा बहुत फ्रिक्शनल फोर्स, इसको ड्रैग बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा हवा में। ठीक है, अगर यहाँ से फिर हम दूसरा एरोप्लेन लेंगे, वो से फॉर एग्जांपल 600 या 500 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, उसकी स्पीड 500 या 600 किलोमीटर है और दूसरे की स्पीड है 1000, तो जिसकी ज्यादा स्पीड हो जाएगी, ठीक है, तो जिसकी ज्यादा स्पीड होगी तो उसको ड्रैग भी उतना ही ज्यादा फेस करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ आया कि जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी ड्रैग भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है वो ज्यादा होगा। ये पॉइंट समझ आया सबको? Yes, ma'am. ओके, इसी तरह जो मैंने दूसरा बोला था शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो शेप है उस पर भी डिपेंड करता है ड्रैग। The objects having streamlined shapes have much less frictional force or drag. अगर हम देखेंगे वो ऑब्जेक्ट जिनकी स्ट्रीमलाइनड शेप पता है किसको कहते हैं? स्ट्रीमलाइनड शेप पता है किसको कहते हैं? देखिए स्ट्रीमलाइनड शेप किसको कहते हैं?
आप यहाँ पर देखिए, ये इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। ये जो है ये स्ट्रीमलाइनेड शेप है, यहाँ पर भी स्ट्रीमलाइनेड शेप है, ठीक है। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी शेप ऐसे स्ट्रीमलाइनेड शेप होगी, तो उनमें क्या होगा, उनको लेस फ्रिक्शनल फोर्स फेस करना पड़ेगा, यानी उनको जो ड्रैग है वो कम फेस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू कौन से वाले जिनकी स्ट्रीमलाइनेड शेप नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. देखिए ये फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ट्रेन तो मतलब हर कोई ट्रेन तो इस शेप की तो नहीं होती ना, डिफरेंट शेप्स की होती है। तो अगर ये स्ट्रीमलाइनेड शेप वाली हो, तो इसमें जो ड्रैग है वो कम फेस करना पड़ेगा इसको एज कम्पेयर टू जो दूसरे वाली शेप है उससे, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइनेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको कम फ्रिक्शनल फोर्स फेस करना पड़ता है जब वो एक फ्लूइड से मूव करती है एज कम्पेयर टू दोज व्हिच डोंट हैव स्ट्रीमलाइनेड शेप्स। ये पॉइंट समझ आया सबको? Yes, ma'am. Okay. उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट जो मैंने कहा था दैट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट का ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग जो है उस पे एक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे एक बड़ा एरोप्लेन है, वो फ्लाई कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड पर, उसको ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स फेस करना पड़ेगा हवा में एज कम्पेयर टू स्मॉल एरोप्लेन, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा फ्रिक्शनल फोर्स वो ड्रैग भी जो है उसको उतना ज्यादा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. नाउ द फोर्थ वन इज दैट इज नेचर ऑफ द फ्लूइड, जो मैंने अभी बोला विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मींस या थिकनेस, ठीक है। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी फ्लूइड की, ठीक है, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा एक्ट करेगा उस पे, उस ऑब्जेक्ट पे जो उसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे वाटर जो है ना, वाटर ज्यादा विस्कस है, ठीक है, या थिक है कि एज कम्पेयर टू एयर, जो मैंने अभी बोला एयर थिन है, ठीक है, एयर थिन है और लाइट है, लेकिन वाटर जो है वो विस्कस है, थिक है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एयर। तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा किस में होगा, जब एक ऑब्जेक्ट पानी में मूव करेगा उसका ज्यादा ड्रैग होगा एज कम्पेयर टू जब वो हवा में होगा, ठीक है। तो वाटर में उसका ड्रैग ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू जब वो हवा में होगा। तो यहाँ पर है जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी फ्लूइड की, तो greater will be the frictional force or drag acting on an object moving through it. यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन फिर से रिपीट करूं कोई पॉइंट? No, ma'am. No. Okay. अब यहाँ पर है जैसे हमने फ्रिक्शन के रिलेटेड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ा था, यहाँ पर भी है एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है इस फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो मेन डिसएडवांटेज क्या है इस फ्लूइड फ्रिक्शन की? देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। जब वो उन फ्लूइड्स के थ्रू पास होते हैं तो उनमें जो ड्रैग क्रिएट होता है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड है वो रिड्यूस हो जाते हैं और उनको मुश्किल हो जाता है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाना, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस आता है, वो उतना वो उसकी स्पीड नहीं बढ़ा पाते, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है जब वो उन फ्लूइड्स के थ्रू मूव करता है, अगर वो एयर हो या वाटर हो, उनमें भी कुछ एनर्जी लूज हो जाती है, जैसे कि मैंने परसों बोला था, हमने डिसएडवांटेज देखा था, मैंने कहा था मशीन्स फॉर एग्जांपल अगर उनमें फ्रिक्शन आता है तो बहुत सारी एनर्जी उनमें वेस्ट हो जाती है और वहां पर हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये जो ऑब्जेक्ट्स इसके थ्रू एयर और वाटर के थ्रू पास होते हैं तो क्या हो जाता है, वो उनमें कुछ एनर्जी जो होती है वो लूज हो जाती है, मतलब वो अपनी एनर्जी को खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि वो कोशिश करते रहते हैं कि हम इस फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी जो एफिशिएंसी, उनकी जो सलाहियत है वो डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल लेंगे, एक कार की एग्जाम्पल लेंगे, एक कार जो है वो रोड पे
रन कर रही है उसकी कुछ एनर्जी या पेट्रोल जो उस कार का है वो यूज हो रहा है, यूज अप हो रहा है और लॉस हो रहा है। किसमें? क्योंकि वो फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन हो रहा है, ड्रैग हो रहा है उसको हवा में, वो उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। या इसी तरह स्पीड बोट जो है वो पानी में है, ठीक है, वो पानी में चल रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो लूज हो रही है, यूज अप हो रही है, क्योंकि वो भी फ्रिक्शन को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। जो उसका पानी में फ्रिक्शन आ रहा है और ड्रैग हो रहा है, तो वो उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी जो है वो लूज हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये अपनी एफिशिएंसी को खो रहा है, ठीक है। तो यही मेन डिसएडवांटेज है इसकी। ये तो स्पीड अप इसका हार्डर हो जाता है, स्पीडिंग अप करना चाहता है एक ऑब्जेक्ट, तो वो हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और दूसरी चीज, इनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होने लगती है, क्यों? क्योंकि उनकी जो बहुत सारी एनर्जी है वो इसमें वेस्ट हो जाती है कि हम इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो यहाँ पर जो अब लास्ट टॉपिक है इसी का सब टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे कि हमने परसों देखा था हम कैसे रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को, उसमें हमने बहुत सारे मेथड्स देखे थे। इसमें भी है, हम इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें तो बहुत सारे मेथड्स थे, हमने देखे थे। हम उसमें ग्रूव्स और थ्रेड्स का यूज करते थे, ठीक है, या स्पाइक्स यूज करते थे शूज में, या और कुछ यूज करते थे। इसी तरह रिड्यूसिंग में हम देखते थे लुब्रिकेंट्स यूज करते थे, उससे फ्रिक्शन कम हो जाता था, ठीक है, या व्हील्स अप्लाई करते थे, यानी जो मैंने रूलिंग फ्रिक्शन का बोला था जो सबसे कम होता है। इसी तरह यहाँ पर ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या रिड्यूस या मिनिमाइज, मैंने परसों भी कहा फ्रिक्शन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हाँ, या तो इसको इधर इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेशल शेप्स दे सकते हैं, स्ट्रीमलाइनड शेप्स जो मैंने अभी बोला था, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर था स्ट्रीमलाइनड शेप्स, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें ये ड्रैग कम हो सकता है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट होंगे अगर वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी स्ट्रीमलाइनड शेप होगी, अगर हम उनको स्ट्रीमलाइनड शेप्स देंगे तो क्या हो सकता है, उनका जो ड्रैग है, अगर फिर वो एयर या वाटर से या उन फ्लूइड से मूव भी करेंगे तो उनका जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, उनका जो ड्रैग है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कार्स बिल्ड करेंगे, कार्स बनाएंगे जिनकी शेप कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी उनको, ठीक है, तो वो भी एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे जो कि हवा की वजह से होती है, यानी वो ड्रैग रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन शेप जो है उनकी वजह से, मतलब अगर वैसी शेप्स होगी किसी ऑब्जेक्ट की तो उनकी वजह से जो है फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग जो है वो रिड्यूस हो सकता है। या इसी तरह एरोप्लेन्स की स्ट्रीमलाइन शेप होती है, वो उनको भी वो डिजाइन किया जाता है स्ट्रीमलाइन शेप में, ताकि इनमें जो ड्रैग है या एयर फ्रिक्शन है वो जब वो हाई स्पीड में जाए, स्काई में, हवा में उड़ते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, वहां पर भी जो ड्रैग है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। इसी तरह रॉकेट्स भी बनाए जाते हैं, स्ट्रीमलाइनड शेप्स में बनाई जाती है ताकि उनमें भी मिनिमम एयर रेजिस्टेंस हो। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे, बर्ड्स की भी स्ट्रीमलाइनड शेप होती है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, उनकी स्ट्रीमलाइनड शेप होती है, वो तो नेचुरली इवॉल्व हुआ है उनको। लेकिन जो एरोप्लेन्स, रॉकेट्स वगैरह का जो कंसेप्ट है, ये जो स्ट्रीमलाइनड कंसेप्ट, ये साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया, इंजीनियर्स ने डिस्कवर किया है, ठीक है। तो उन्होंने ये आइडिया किससे बनाया, इन्हीं लिविंग थिंग से, जैसे बर्ड से, फिशेस की भी स्ट्रीमलाइनड शेप होती है, तो उनको ये आइडिया उसी से मिला कि जिनकी स्ट्रीमलाइनड शेप, उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा जिनकी स्ट्रीमलाइनड शेप्स होती है जिन ऑब्जेक्ट्स की, तो उनकी जो रेजिस्टेंस, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग उसको कहते हैं, वो इनमें कम होता। तो अब वैसी ही चीजें बनाई जाती है, वैसे ये एरोप्लेन्स, रॉकेट्स वगैरह ताकि इनके जो
अगर हम देखेंगे बहुत सारी फिशेस ऐसी होती है, ठीक है, जिनकी स्ट्रीमलाइनेड शेप होती है, ठीक है, क्या होती है उनकी स्ट्रीमलाइनेड शेप। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉल्फिन्स की बात करेंगे, वो भी स्ट्रीमलाइनेड होती है बाय नेचर, ठीक है। वो क्यों होती है, वो ऑलरेडी उनको रखा गया है नेचुरली, वो ऐसी है कि उनको स्ट्रीमलाइनेड बॉडी है, ठीक है, उनकी स्ट्रीमलाइनेड शेप है। अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाती पानी में, उनको अल्लाह ताला ने वैसे ही बनाया हुआ है। जब वो पानी से गुजरती है, ठीक है, तो जब वो पानी में तैरती है तो वहां पर क्या हो जाता है, उनका जो फ्रिक्शन है, अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाती, उनको भी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो जब वो पानी से मूव करती है वहां से, तो उनका जो वहां पर ड्रैग होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो इजीली मूव करते हैं थ्रू वाटर, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे बोट्स, शिप्स या सबमरीन्स जो है, वो भी पानी में जाते हैं, उनको भी इसी स्ट्रीमलाइनेड बॉडी शेप्स की मतलब ना बॉडी स्ट्रीमलाइनेड बॉडी की शेप दी जाती है, ताकि उनका जो फ्रिक्शनल फोर्स है पानी में वो कम हो जाए और उनको आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. फिर से समझाओ कोई पॉइंट जहाँ पर आपको समझ नहीं आया। No, ma'am. इर्तिका रोल नंबर 1, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? इर्तिका रोल नंबर 1। हैदर अली रोल नंबर 4। यहाँ पर रिप्लाई ही नहीं कर रहा है कोई, फिर अगर कंफ्यूजन होगा भी तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको कौन सा पॉइंट समझ आया कौन सा नहीं। सिर्फ एक स्टूडेंट यहाँ पर रिप्लाई करता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को समझ नहीं आया जो मैं फिर से रिपीट करूं? हादिया आप बोलिए। No, ma'am. ओके। आप लोगों ने वो लेसन कंप्लीट किया जो मैंने इससे पहले भेजा था आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो आप मुझे वो सेंड करेंगे अभी व्हाट्सएप पे, जिसने किया होगा ऑलरेडी वो नहीं करेगा, जिसको करना है वो अभी सेंड करेंगे, ठीक है। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज पीडीएफ भेज दूंगी। अभी भी टाइम है, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कह सकते हैं, मैं वो टॉपिक रिपीट कर दूंगी। बाकी रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? Sajid Nabi, roll number 3. Yes, ma'am. Can you tell me what is lubrication?
ल्यूब्रिकेशन किसको कहते हैं? बोलिए, किसी को पता है ल्यूब्रिकेशन किसको कहते हैं? कल ही हमने पढ़ा था ये। ल्यूब्रिकेशन होता है जब हम ल्यूब्रिकेंट्स अप्लाई करते हैं ताकि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, कोई दो ल्यूब्रिकेंट्स बोलिए, कोई भी दो। पढ़ा ना कल हमने, कोई भी दो ल्यूब्रिकेंट्स का नाम बोलिए जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑयल और ग्रीस ना हम लगाते हैं ना कल, जो मैंने पढ़ा है आपको। अच्छा, व्हाट इज ग्रूव? ग्रूव किसको कहते हैं? महना शौकत। महना शौकत, रोल नंबर 7। व्हाट इज ग्रूव? फरहाना फिरोज, जरा आप बोलिए। हादिया आप बोलिए, व्हाट इज ग्रूव? हम जब हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना होता है तब हम ये टायर्स में अप्लाई करते हैं। एक्चुअली ग्रूव है क्या? टायर्स में तो यूज करते हैं, ग्रूव है क्या एक्चुअली? आप उर्दू में ही बोलिए, है क्या? मुझे डेफिनेशन की जरूरत है, आप बोलिए ग्रूव किसको कहते हैं? डिप्रेशन किया जाता है व्हील्स में ताकि फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए। वेरी गुड। ट्रेड किसको कहते हैं? Is sliding friction smaller than the static friction? Anyone? कोई बोल सकता है, is sliding friction smaller than static friction? Yes or no? मैम जी, is sliding friction smaller than static friction? मैम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। I said yes or no. आप yes या no में बोलिए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से? बोलिए। इतना इजी जो है, खुद ही बोला आपने आंसर, मैंने कहा yes या no में बोलिए। ओके चलो।